हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अब आइए आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो, यानी ओमेगा क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो है तो एक्स क्यू बराबर वन, तो एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ वन। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। हमको मान किसका निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, पहले हम आपको कुछ बात बता देंगे, इसमें पहले सॉल्व इसको कर देते हैं। देखिए ये आपका हुआ पहला कॉलम, ये आपका हुआ दूसरा कॉलम, ये आपका हुआ तीसरा कॉलम, तीन कॉलम हो गया। ठीक है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। रो कॉलम में ऑपरेशन करते हैं। कैसा ऑपरेशन करते हैं? इसी में कर देते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑपरेशन करते हैं कॉलम वन टू, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तीनों को जोड़ते हैं। या रो में ऑपरेशन करते हैं आप तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को आपको जोड़ना होता, जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ क्या होगा? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। शुरू में देखिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यहाँ अगर जोड़िएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, यहाँ जोड़िए आप, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा। गौर कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा। क्लियर है? ये पहला कॉलम हुआ। दूसरा कॉलम की बात को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर वन। तीसरा कॉलम में ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, क्योंकि जिसमें ऑपरेशन करते हैं सिर्फ उसी में आपका चेंज आता है, बाकी किसी में चेंज नहीं आता है। अब देखो पहला कॉलम में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है जीरो। इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। आप याद रखिएगा कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा जीरो। और ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है वन। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? वन होता है। आपको हम यहाँ दिखा देते हैं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? वन। याद रखिएगा, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो जीरो होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है वन, यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, तो बोलिए इसका मान क्या होगा? जीरो। इसका मान क्या होगा? जीरो। इसका मान क्या होगा? जीरो। पहला कॉलम का सारा एलिमेंट होगा जीरो, ये हो गया जीरो जीरो जीरो। और यहाँ पे आपका होगा ओमेगा स्क्वायर वन, और यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। बोलिए यस या नो? ठीक है, अब अगर आप गौर करोगे तो पहला कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है। बोलिए पहला कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है? जीरो। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ पहला कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान होगा जीरो। बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। एक प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का मान होता है जीरो। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ओके, आ जाइए, इसलिए इसका मान क्या हो गया? जीरो। पहला कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन जीरो जिसमें होगा हम लोग टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है अब आपको बता दें। ऑप्शन इसका 40 नंबर का ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी। आप अपने से ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आ जाइए, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए 41। मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, देन ए डैश। ए डैश का मतलब होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में आप बदल दीजिएगा, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में आप बदल दीजिए। अगर इसका हमको एडजॉइंट निकालना है तो इसका एडजॉइंट देखिए क्या हो, ये ट्रांसपोज निकालना है। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे? इसके रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलेंगे, यानी पहला रो को बदल देंगे पहला कॉलम में 1 2 3, दूसरा रो को बदल देंगे दूसरा कॉलम में 4 5 6,
निकल गया इसका ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब एक सवाल देखिए, ए मैट्रिक्स हैज 4 रो, एक मैट्रिक्स के पास कितना रो है, 4 रो, एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट, प्रत्येक रो के पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। देखो एक रो में 3 एलिमेंट है, मतलब 3 कॉलम हो गया, कितना कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो हमको कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, आपको हम बता दें, अगर ऑर्डर का कभी बात होता है तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, बोलिए नंबर ऑफ रोज, याद रखिएगा, गुना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब होता है रो का संख्या गुना कॉलम का संख्या। इसमें रो कितना है, 4, कॉलम कितना है, 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/3, 4 रो 3 कॉलम, 4/3। अब एक 43 नंबर का सवाल देखिए, कहता है मैट्रिक्स ए बराबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सारा एलिमेंट 1 है, चलो कोई बात नहीं। कहता है ए स्क्वायर इसमें से किसके बराबर है, ए स्क्वायर सर 27a 2a 3a या आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर है, चलो गुना कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, ऐसे लिखने में दिक्कत होगा। देखिए ए स्क्वायर का बात करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुना ए गुना ए, यानी हम लोग क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको ए से वापस गुना करेंगे, 1 1 का मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 से गुना करेंगे, बोलो यस या नो। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुना ए। ठीक है, ए को ए से गुना करके हम लोग देख लेते हैं, तो गुना कैसे करते हैं, गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज, रो को गुना करते हैं कॉलम से, पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया, 1 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, यानी देखिए पहला रो पहला कॉलम के लिए अगर हम एलिमेंट खोजेंगे ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, देखिए पहला रो पहला कॉलम 1 1 1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, कैसे गुना करते हैं, पहले अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट में लिखते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 1 मिला के क्या होगा 3, इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या होगा 3, फिर पहला रो को गुना करते हैं दूसरा कॉलम से, ठीक है, तो 1 1 1 मिला के 3, फिर पहला रो को गुना करेंगे तीसरा कॉलम से, ये भी क्या होगा 3, अब दूसरा रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, तो जब हम दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो इसका पोजीशन होगा 8 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, ये भी क्या होगा 3, ये भी क्या होगा 3, ये भी क्या होगा 3, सब 3 हो जाएगा आपका। कैसे देखिए, इसी को जब हम गुना करेंगे तो 1 1 1 मिला के 3, 1 1 1 मिला के 3, 1 1 1 मिला के 3, और तीसरा रो का बारी आएगा तो 1 1 1 मिला के 3, 1 1 1 मिला के 3, 1 1 1 मिला के 3, सब में 3 को कॉमन ले लीजिए, मैट्रिक्स में प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में से कुछ को कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 1 1 बचा, 1 1 1 बचा, 1 1 1 बचा, ये आपका मैट्रिक्स ए है, तो बराबर हो गया 3a, क्या हो गया 3a, समझ गए बात को, यानी आप बोल सकते हो कि सर ए स्क्वायर बराबर होगा 3a, ए स्क्वायर बराबर होगा 3 गुना मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर होगा 3a, थोड़ा जल्दी से आप लिख लीजिए, ओके। तो जल्दी से आप लिख लीजिए। ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप।
मिटा सकते हैं वो, मिटा दें। आप लिख चुके हैं। गुना कैसे करते हैं, रो कॉलम वाइज, रो को कॉलम से। अब आ जाइए, थ्री तक आपने देखा। 44 नंबर, 44 नंबर का क्वेश्चन में कहता है इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहता देन, तब जाके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट, तीसरा ऑप्शन है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो पहला बात इसका सारा नेचर जानने के लिए आप उसके कोरेस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट ए को निकालिए। डिटर्मिनेंट ए का मतलब 1 2 4 3, इसको सॉल्व करेंगे। 1 गुना 3 3, माइनस 4 गुना 2 8, 3 में से 8 गया तो -5, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान -5 है, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है, समझ गए बात को, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो कंडीशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर का क्या क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है वेक्टर के क्रॉस के क्रॉस के है। अब बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बराबर होता क्या, हम लोगों ने पढ़ा है ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन क्या। तो के और के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए के क्रॉस के बराबर क्या होगा, 0, के क्रॉस के बराबर क्या होगा, 0। 46 देखिए, इसमें पूछ रहा है वेक्टर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर क्या होगा। हम एक चीज सिखाए थे, ट्रिक हम बताए थे, इस तरह से त्रिभुज बना लीजिएगा, ये सर्किल बना लीजिएगा। जहां पे मान लीजिए एक जगह हमने लिख दिया, एक जगह हमने यहाँ पे लिख दिया आई, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया जे, समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, के, आई जे के। ठीक है, फिर हमने सिखाया था कि अगर आई क्रॉस जे कहोगे तो उसका मान के, जे क्रॉस के कहोगे तो उसका मान आई। हर एक बात प्रूव करके बताया था, चूंकि एक्स वाई जेड प्लेन बना के, अगर आई क्रॉस जे कहेंगे तो उसका मान होगा के, जे क्रॉस के कहेंगे तो उसका मान होगा आई, के क्रॉस आई कहेंगे तो उसका मान होगा जे। तो सोचो, के क्रॉस आई कहेंगे तो उसका मान होगा जे, आई क्रॉस जे कहेंगे, आई क्रॉस के कहेंगे तो उसका मान हो जाएगा इतना। यहाँ पे के क्रॉस आई है, आई जे बराबर के, जे के बराबर आई, मैंने जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, तो के क्रॉस आई बराबर जे लिख देंगे। यही इसका उल्टा रहता, मान लो अगर आई क्रॉस के रहता, आई क्रॉस के रहता, देखो के क्रॉस आई है तो जे होगा,
ठीक है। आगे इसका उल्टा रहता तो के क्रॉस, अगर मान लीजिए आई क्रॉस अगर के रहता तो उसके जगह हम बोलते हैं माइनस जे। क्या बोलते हैं? माइनस जे। याद रखिएगा, समझिए बात को। अब एक 47 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहता है कि ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी, 47 में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी विल बी कोप्लेनर, विल बी कोप्लेनर। ये कोप्लेनर, कोप्लेनर शब्द का मतलब होता है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। एबीसी कोप्लेनर है। कब कोप्लेनर है? तो पहला ऑप्शन है जब वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी बराबर 0 होगा। दूसरा ऑप्शन है जबकि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 होगा। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर 0 होगा। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0। देखो, तो सबसे पहला बात है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर एक ही प्लेन में होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। पहला बात, अगर हम ए डॉट बी कहते हैं तो ये एक स्केलर हो जाएगा, स्केलर को गुना कर रहे हैं वेक्टर से, खत्म, नहीं होगा। अब दूसरा बात देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अगर हम बी क्रॉस सी करते हैं तो बी क्रॉस सी करने से हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। बोलो, जो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो बी क्रॉस सी करने पर हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा उसका अगर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 होगा ही, क्योंकि अगर ये बी क्रॉस सी दोनों पर लंब होगा, बी सी दोनों पर लंब होगा। अब बी सी एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में अगर है बी सी, तो मान लीजिए 3 वेक्टर है ए बी सी, तीनों है, मान लीजिए जो ई दोनों पर लंब होगा, तो ये भी अगर इसी प्लेन में होगा तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 90 का एंगल बनाएगा। अगर ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों पे लंब होगा। अब जो दोनों पे लंब होगा, अगर ये भी इसी प्लेन में है तो इसका इसके साथ 90 का एंगल बनेगा, है कि नहीं है? यानी ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, यानी कोप्लेनर होने के लिए ये शर्त होगा, है ना? ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अब आगे है कितना, 47 का 48 में कहता है 2 वेक्टर्स आर, 2 वेक्टर दिया हुआ है। 48 में कहता है 2 वेक्टर्स आर, 2 वेक्टर्स आर, 2 वेक्टर आपका दिया हुआ है। एक वेक्टर का नाम है 2i, ध्यान दीजिएगा, 2i प्लस 5j प्लस k, और दूसरा वेक्टर है एंड, दूसरा वेक्टर का नाम है, क्या नाम है? 3i माइनस 2j प्लस 4k r। कहता है ये क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पैरेलल, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा ऑप्शन है इक्वल, चौथा है नन ऑफ दिस। पूछ रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इक्वल है। तो पहला बात, इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल इसलिए नहीं होगा कि ये 2i 5j k है, ये 3i माइनस 2j प्लस 4k है। मॉड भी अलग अलग आ रहा है, डायरेक्शन भी अलग अलग, इक्वल नहीं होगा। पैरेलल का बात देखो, तो पैरेलल होने के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 वेक्टर हो, एक वेक्टर है a1i b1j c1k, दूसरा वेक्टर है a2i b2j c2k, तो पैरेलल होने के लिए शर्त होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अब परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब पैरेलल होने के लिए शर्त है उसका डायरेक्शन रेशियो अनुपातिक होना चाहिए, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पैरेलल का चेक करोगे तो देखो 2/3, और दूसरा क्या है 5/-2, और तीसरा क्या है 1/4, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब सर ये पैरेलल नहीं होगा, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं हुआ। अब परपेंडिकुलर के लिए सोचो, a1 a2,
मतलब 2 गुना 3 प्लस b1 b2 5 गुना -2 प्लस c1 c2 1 गुना 4, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 गुना 3 6, 5 गुना 10 प्लस 4 6 4 10, 10 में 10 गया तो 0, सो परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, बोलो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। रुक गया, बोलो समझ पाए, यानी दो लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन आप परपेंडिकुलर में टिक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा आप जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से करिए। लिख लिए सब, स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, मिटा दें। लिख लिए सब, 48 तक बताया। देखिए 49 नंबर का एक सवाल है, 49 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर है 3। दूसरा बात मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या है 4 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी बराबर क्या है 5। मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों का मान दिया हुआ था, तो देन तब जाके किसका मान निकालना, हमको मान निकालना वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो ए बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान है 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान है 0, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 4 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी बराबर 5 है। तो अब हमको किसका मान निकालना, हमको मान निकालना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का हमको मान निकालना है। तो 3 चीज दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 4, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी बराबर 5।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लिखो कि क्या एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इसका मान है 0। बोलो इसका मान क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, मतलब 0 ही होगा। अब इधर देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या होगा, मॉड ए कॉस 0 यानी मॉड ए का स्क्वायर। देखो इस साइड से दिखाते हैं, अगर कभी वेक्टर ए का स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या होगा, मॉड ए कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर गुना 1। समझ गए बात को। उसी तरह वेक्टर बी का स्क्वायर को मॉड बी का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको हमने क्या कहा, मॉड ए का स्क्वायर, चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2a डॉट बी प्लस 2bc 2b डॉट सी प्लस 2ca 2c डॉट ए बराबर क्या होगा 0। हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर हमने लिखा 0। बोलो चलेगा। अब देखो जहां ए स्क्वायर का बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए का मान क्या है 3, मॉड ए का मान क्या है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी मॉड बी का स्क्वायर। मॉड बी का मान क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी मॉड सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख दिया। आई तीनों में देखो 2 कॉमन है, सब में 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए बराबर उस साइड में क्या हो गया आपका 0। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 मिला के हो जाएगा 50। बोलो होगा 16 9 25 25 50, 50 उधर चला गया तो माइनस 50। यहाँ बचेगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो गया आपका माइनस 50। बोलो है। अब 2 से इसको कटा दीजिए आप, 25 बार में कट जाएगा यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मान हो जाएगा माइनस 25। आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है ना। 4 ऑप्शन यहाँ सवाल में दिया हुआ था। पहला ऑप्शन सवाल का था यहाँ पे दिया हुआ 47, दूसरा ऑप्शन था -25, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था 0 और चौथा ऑप्शन है 25। इसमें से -25 को आप टिक कर दीजिए, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता आपको। चलिए ठीक है, अब आओ एक चीज और 49 के बाद कितना नंबर है 49, क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 नंबर का क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 50 नंबर का सवाल में है आपका कि वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसा दिया हुआ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका दिया हुआ -1 और तीसरा ऑप्शन है आपका 0 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, 2 वेक्टर आपका बराबर है, वेक्टर बी और वेक्टर बी क्या है बराबर है। क्योंकि ये 2 वेक्टर बराबर है इसलिए इसका मान क्या होगा 0। 2 वेक्टर बराबर है तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आ जाइए 51 में कहता है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो डबल इंप्लीकेशन का साइन होता है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा यदि और सिर्फ यदि। पहला ऑप्शन जबकि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होगा आई, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जब वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होगा 0।
तीसरा ऑप्शन जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा 1। चौथा ऑप्शन जब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर होगा 0। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में कहता है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो हम आपको बता दें, आप इसको मन में बैठा लो। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। देखिए पैरेलल होगा तो सेम डायरेक्शन होगा तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 180 डिग्री। 0 होगा या 180 होगा, साइन 0 का भी मान होता है 0, साइन 180 डिग्री का भी मान होता है 0। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो गारंटी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कॉलिनियर का बात हो गया। समझ गए बात को। हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का। फिर हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी 0 होगा जब वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो या ए और बी के बीच का एंगल 0 या 180 हो, माने या वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो या वेक्टर ए वेक्टर बी कॉलिनियर हो, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आप जान लीजिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 है ना। आप जान लीजिए अगर ए यही अगर कहता परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। जो परपेंडिकुलर होगा तो बीच का एंगल 90 होगा, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, अब आ जाइए 52 में कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर r डॉट एन कैप बराबर d है ना। देखिए अगर कहता है कि प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्म में अगर वेक्टर इक्वेशन होता तो आपको हम बता दें उसका वेक्टर इक्वेशन होता है वेक्टर r डॉट एन कैप बराबर d। अब वही अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन का बात करोगे तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन आपका हो जाएगा कि Lx प्लस My प्लस Nz बराबर d। समझ गए बात को। ठीक है, d का मतलब ओरिजिन से दूरी हो गया। अब इसी को ये सवाल में p लिख दिया है तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में ऑप्शन नंबर सी, Lx प्लस My प्लस Nz बराबर p, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को, नो प्रॉब्लम। हो गया 52। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर, if the direction cosine of two lines are, ठीक है, L1 M1 N1 and L2 M2 N2, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, देन तब जाके देन कोसाइन of the angle between them is। देखो दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, कहता है उसके बीच का एंगल cos थीटा क्या होगा। देखो हम सिखाए थे अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो उसके बीच का एंगल cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुना रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब वही अगर आप डायरेक्शन कोसाइन में लोगे तो a1 a2 को उसके मॉडुलस से भागा दोगे तो L1 L2 हो जाएगा, b1 b2 को मॉडुलस से भागा देंगे तो m1 m2 होगा, c1 c2 को मॉडुलस से भागा देंगे तो n1 n2 होगा। यानी cos थीटा के लिए यहाँ पे मान हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी नंबर के ऑप्शन में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर है,
समझ गए? 53 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी में देख लीजिए 54, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज, सवाल में पूछ रहा है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखो डायरेक्शन कोसाइन में हम बताए थे, अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब अगर हमको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का एंगल, वाई के साथ 90 का एंगल, जेड के साथ 90 का एंगल बनाता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, cos 0 cos 90 cos 90। बोलिए होगा, क्योंकि x अपने साथ 0 का, y के साथ 90 का, z के साथ 90 का। अब बोलो cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, यही हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन, यही हो गया आंसर। समझ गए? इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, जल्दी आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए सब? विश्वास करते आप लोग लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है इफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, 3 वर्टेक्स, मान लो पहला ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -2 4, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसका वर्टेक्स है 1 0 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट है सी जिसका वर्टेक्स है 2 -3 4। अब पूछ रहा है कि देन ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल होगा, देन द ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल, 4 ऑप्शन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु, आइसोसेल, समद्विबाहु, है ना, पूछ रहा है। तो पहला बात आप क्या करोगे, एक बार आप दूरी सूत्र से निकाल लेना ए बी का दूरी, ठीक है, एक बार आप निकाल लेना बी सी का दूरी, एक बार आप निकाल लीजिए ए सी का दूरी। दूरी सूत्र होता है x√x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तीनों का दूरी अगर बराबर हो गया, तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो समबाहु हो गया, 2 भुजा बराबर हुआ तो समद्विबाहु हुआ।
तो तीनों भुजा बराबर हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, उसी को बोलते हैं समबाहु। दो भुजा बराबर है तो आइसोसेल है, यानी समद्विबाहु। तीनों भुजा अलग अलग माप का है तो स्केलर यानी विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से कर लोगे। अब देखो 56 में पूछ रहा है पी ए मतलब ए के होने का संभावना, पी ए डैश ए के नहीं होने का संभावना इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है सवाल में दिया हुआ है, पी ए प्लस पी ए डैश, यानी पी ए का मतलब हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, अब पी ए डैश हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए। आपको बता दें दुनिया में किसी चीज के होने का संभावना प्लस नहीं होने का संभावना बराबर होता है 1। क्या होता है 1, ऑप्शन में दिया हुआ बी। ये हम प्रूव करके बताए थे, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर होता है 1। किस पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, पी ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए। अब देखो 57 नंबर का एक सवाल है, इसमें कहता है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, चार ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ऑप्शन बाद में देखते हैं। 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए 1 माइनस तो रहबे करेगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी ए यूनियन बी का होल डैश। आपको अगर नहीं ध्यान में होगा तो एक बात याद रखिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश, और ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। बोलो चलेगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था, उसको लिख दिया ए यूनियन बी का होल डैश। अब 1 माइनस है, समझ गए बात को। अब पी ए यूनियन बी का होल डैश, तो अगर 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं पी ए यूनियन बी। 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी ए यूनियन बी। ये कह सकते हैं क्योंकि 1 में से इसको घटाएंगे तो ही बचेगा। समझ गए बात को। यानी 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर पी ए यूनियन बी का होल डैश इसके नहीं होने की संभावना को घटा देंगे, इसके होने का संभावना निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 57। समझ गए। अब आ जाइए 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपको दिया हुआ है, 58 में कहता है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, ए और बी दो घटनाएं हैं, सच दैट इस प्रकार कि पी ए बराबर है 0.2, एक हो गया। दूसरा है पी बी जिसका मान है 0.6। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए बराबर 0.2, पी बी बराबर 0.6, देन तब जाके किसका मान निकालना, हमको मान निकालना पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमको पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए बात को। पहला ऑप्शन है 0.9, 0.4, 0.8, 0.12। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा लिखना नहीं है। देखो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो होगा। आप प्लस क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये दोनों आपका कट गया, कटा। अब पी ए का मान क्या दिया हुआ 0.2, पी बी का मान क्या 0.6, जोड़ दोगे तो 0.8 हो गया। 0.8 खोज लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन हो गया। 58 में अब देखो 59, ठीक है। 59 में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए doublet, the probability of getting a doublet with 2 dice each, the probability of getting a doublet with 2 dice each। पहला ऑप्शन में है
2/3। दूसरा ऑप्शन है 1/6। तीसरा ऑप्शन है 5/6। चौथा ऑप्शन है 5/36। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होगा, विथ टू डाइस, जब दो पासा को हम फेंकते हैं, ध्यान देना, दो पासा को जब हम फेंकते हैं तो पहला पासा में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा में भी 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के सैंपल स्पेस का बात करोगे तो 6 गुना 6 36 तो एलिमेंट होगा। लेकिन कहता है गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मान लो आपका घटना ए है, तो डबलेट में क्या सब आता है, डबलेट में आएगा पहला में 1 तो दूसरा में भी 1, पहला में 2 तो दूसरा में भी 2, पहला में 3 तो दूसरा में भी 3, पहला में 4 तो दूसरा में भी 4, पहला में 5 तो दूसरा में भी 5, पहला में 6 तो दूसरा में 6। तो डबलेट का संख्या क्या होगा, 6 होगा। क्या जो डबलेट होता है आपका 6 तो डबलेट होता है, बोलो यस या नो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका संख्या क्या हो गया आपका, यानी ए बराबर हो गया 6 और टोटल क्या है आपका 36। इसका अगर संभावना निकालेंगे तो इसका संभावना क्या होगा 6/36, यानी 1/6। तो डबलेट के होने का संभावना क्या होगा 1/6, 1/6। 1/6 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अब देखो, अभी 60 नंबर का सवाल, 60 नंबर का सवाल में कहता है कि द मिनिमम वैल्यू निकालना किसका, ऑफ द फंक्शन z। कैसा फंक्शन है z, जिसका नाम है x+2y, ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। देखो कंडीशन भी दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स कैसा कंडीशन है, x+y लेस और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। चार ऑप्शन है। पहला बात, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका काम तो लास्ट में होगा, इससे ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, x+y लेस और इक्वल टू 6। तो x+y लेस और इक्वल टू 6, यानी अगर x को 0 करेंगे तो y 6, y को 0 करेंगे तो x 6। ये x और y प्लेन है, यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 मान लीजिए, है ना। में जब इसको बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ x का मान 6 है, यहाँ y का मान 6 है, ठीक है। ये जो आपका लाइन हमने खींचा, इस लाइन का, इस बाउंड्री का नाम क्या होगा, इस बाउंड्री का नाम होगा x+y बराबर 6, ठीक है। तो जब लेस और इक्वल टू 6 है तो ग्राफ किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की ओर आएगा। बोलो कहाँ आएगा, नीचे की ओर। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इधर, y इज ग्रेटर और इक्वल टू इधर, यानी ये आपका कॉमन रीजन होगा। तो कॉमन रीजन हुआ, इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक हुआ 0 0, एक हुआ 6 0, एक हुआ 0 6। तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालना, तो 0 0 6 0 0 6, 3 कॉर्नर पॉइंट में सबसे मिनिमम वैल्यू तो 0 0 पर ही देगा। मैक्सिमम कहता तो दोनों पे चेक करते। तो इसका हम लोग यहाँ z का मान क्या है, x+2y, x+2y। अब जब 0 0 पे निकालोगे 8 0 0 0 0 पे z का मान क्या होगा, 0+2 × 0 बराबर 0, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू बराबर होगा 0, आंसर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इधर मिल सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए 0 का। तो 60 क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत सारा महत्वपूर्ण सब सवाल आपने देखा है। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, विश्वास करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका परीक्षा बहुत सुंदर जाए। खूब मेहनत से आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कंसेप्ट पर जोर दीजिएगा, फार्मूला सब पे जोर दीजिएगा। हर एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, कैलकुलस का फार्मूला, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सुंदर परीक्षा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।